Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 2 of the chapter 10 wave optics of class 12. In this part, I am going to discuss a very important topic for examination point of view, which is explanation of laws of reflection and refraction on the basis of हाइजेंस थ्योरी। हाइगन का सिद्धांत के आधार पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तथा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना। पिछले वीडियो जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का, उसमें मैंने डिस्कस किया था हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। अब उसी हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करने में, एक्सप्लेन करने में करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। For it, suppose a plane reflecting surface, for example, a plane mirror, z dash, let a plane wave front, because light waves are coming from infinity, very large distance. There are two light waves, 1 and 2, and due to these two light waves, propagation of these two light waves, incident wave front AB is formed, whose point A touches the reflecting surface ZZ dash initially, that is at t is equal to 0, while point B of the incident wave front AB will touch the plane reflecting surface ZZ dash after time t। यहाँ इन्फिनिटी से लाइट वेव्स ट्रेवल करते हुए जब आगे बढ़ी हैं, तो अब सपोज करते हैं दो लाइट वेव्स को सपोज किया गया है 1 and 2। इसके अलावा भी इनके बीच में भी और लाइट वेव्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो लाइट वेव्स A1 and 2, इनके प्रोपेगेशन से, इनके ट्रेवल से, मीडियम में आगे बढ़ने से प्लेन वेव फ्रंट जो हमें ऑब्टेन हुआ है AB है, जिसका पॉइंट A इनिशियली दैट इज एट t इक्वल टू 0 पर ही टच कर दिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ डैश को टच कर गया है A पॉइंट पर, जबकि इसका B पॉइंट t समय बाद जाकर ZZ डैश से टच करेगा स्पीड v से। सपोज करते हैं इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v या c है, स्पीड ऑफ लाइट है c भी मान सकते हैं, अलग अलग मीडियम रहता तो स्पीड ऑफ लाइट v1 v2 सपोज किया जाता है, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में किया जाएगा। यहाँ इस मीडियम में लाइट का स्पीड अगर c सपोज करते हैं, तो t टाइम के बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट AB का B पॉइंट यहाँ टच करेगा। तो अगर t टाइम की बात करेगा तो डिस्टेंस A डैश पर टच करेगा, तो BA डैश हो जाएगा c इंटू टी, c स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। अब यहाँ हाइगन प्रिंसिपल का यूज होगा, और हाइगन प्रिंसिपल यह बतलाता है कि वेव फ्रंट का ईच पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करता है, और वह लाइट को सेंड करता है, लाइट वेव्स को न्यू लाइट वेव्स को, वेवलेट्स को सेंड करता है, जिसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। तो जब इंसिडेंट वेव फ्रंट AB रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ डैश को टच कर लेगा पूरी तरह से, मतलब B पॉइंट भी, इंसिडेंट वेव फ्रंट का B पॉइंट भी
रिफ्लेक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश को ए डैश पॉइंट पर टच कर लेगा तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली ए बी इस पर आकर के जब मिल जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ए तथा ए पॉइंट के बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे और उनसे सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा। और सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होकर, चूंकि यह नीचे जा नहीं सकता है दूसरे मीडियम में, चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस होंगे वह इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसी मीडियम में। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट ए से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से प्रोड्यूस होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश से। और टी टाइम में जितने समय में इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का बी पॉइंट टच किया है ए डैश पर, ठीक उतना ही टाइम टी में पॉइंट ए से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पहुँच गया बी डैश पर उतना ही टाइम में, टी टाइम में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस डिस्टेंस ए बी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू सी इंटू टी। बी ए डैश इज सी इंटू टी, स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन दिस मीडियम, एंड टी इज द टाइम टेकन बाई द point B taken by the wave front to reach to strike the reflecting surface at point A dash. So distance covered by the wave front, point B of the wave front is to reach point A dash of the reflecting surface is a speed of light c multiplied by t ct. And in the meanwhile, during the same time interval, secondary wavelets produced from, according to Huygens theory, secondary wavelets produced from point A travels distance also equal to c into t to reach the point B dash in the same medium. Therefore, distance AB dash is equal to distance AB dash is equal to BA dash is equal to AB dash भी उतना ही होगा c multiplied by t. Therefore, both distance are equal. Therefore, AB यहाँ let AB be an incident wave front. AB be an incident wave front produces incident wave front produces due to travel of light waves 1 and 2 from an extended source or infinity. अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश जो लार्ज डिस्टेंस पर है उससे चलने वाली प्रकाश स्रोत से उत्पन्न जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं 1 तथा 2, इनके ट्रेवल से, मीडियम में ट्रेवल होने से इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी ऑब्टेन हुआ है। ए बी बी एन इंसिडेंट वेव फ्रंट whose point A touches the reflecting surface z dash initially at t is equal to 0, whose point A touches the reflecting surface z dash initially at t is equal to 0, at time t is equal to 0, while point B of the incident wave front, point B will touch after time t to point A dash of the reflecting surface, will touch after time t at point A dash of the reflecting surface z dash. If AB, when AB touches the reflecting surface completely, then first of all a light wavelet, secondary wavelet producing from A reaches to point B dash in the same time, while point B of the incident wave front strikes the reflecting surface at point A dash. When AB, the incident wave front AB, when AB, incident wave front AB touches
the reflecting surface z dash completely after time t, reflecting surface z dash after time t, completely after time t. Then from Huygens principle, first of all, all points between A and A dash of the reflecting surface will behave as secondary sources to produce secondary wavelets. First of all, secondary wavelets produced from point A of the reflecting surface reaches to point B dash, covering distance c into t. In the same time, when point B of the incident wave front will touch point A dash of the reflecting surface. Z dash is completely when AB touches the reflecting surface z dash completely after time t with velocity v, time t with स्पीड v और c मान सपोज करते हैं, हमने c सपोज कर लिया है, with स्पीड c, with speed c in the medium. And first of all, then a secondary wavelet producing from point A, producing from point A of the reflecting surface z dash reaches to point B dash after reflection from the reflecting surface z dash, point B dash in same times t when incident wave front touches the reflecting surface completely, reaches to point B dash, covering distance c into t, in the same medium in which incident wave front is traveling. Incident wave front advances. Therefore, distance BA dash is also CT and AB dash is also CT. Therefore, BB dash BA dash is equal to AB dash is equal to CT. This is equation number 1. तो यहाँ हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज हुआ कि जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी भी स्पीड से एडवांस होकर के आगे बढ़ के प्रोपेगेट करके ट्रेवल करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जे डैश को कम्प्लीटली टच कर लिया, मतलब बी पॉइंट ए डैश पर भी आ गया टी टाइम के बाद। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ए तथा ए डैश पॉइंट के अलावा अदर पॉइंट से भी उनके बीच वह सभी पॉइंट्स हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स जैसा एक्ट करेंगे और उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा जो उसी स्पीड से एडवांस होगा जिस स्पीड से इनिशियल जो वेव फ्रंट है ए बी वह ट्रेवल कर रहा था। स्पीड ऑफ लाइट ओरिजिनल सोर्स से ट्रेवल करके लाइट वेव्स 1 और 2 जितने स्पीड से ट्रेवल करके मीडियम में आगे एडवांस कर रहा है, तो उससे इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी फॉर्म हुआ है। तो उसी स्पीड से जब ए बी इसको टच कर लेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो ए तथा ए डैश पॉइंट्स के बीच अदर पॉइंट्स भी होंगे, तो सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे और उनसे सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले ए पॉइंट से सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस होकर के रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस जेड डैश से, और ये सी इंटू टी डिस्टेंस कवर करके पहुंच गया बी डैश पर ठीक उतना ही समय में जितने में कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का बी पॉइंट टच कर गया ए डैश को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो इस प्रकार यहाँ पर हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज हुआ और उसके आधार पर ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ तक। अब हाइगन्स प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट में है कि वेव फ्रंट की नई स्थिति जानने के लिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ए भी था इनिशियली, अब नया वेव फ्रंट की क्या स्थिति होगी पोजीशन जानने के लिए ए पॉइंट को सेंटर पर मान करके, मतलब वेव फ्रंट पर कोई पॉइंट है उसको सेंटर पर मान करके सपोज करके ए बी डैश
ए बी डैश रेडियस का, जो कि c इंटू टी होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम t, रेडियस का एक स्फेरिकल आर्क खींचा गया है। देखिए यहाँ पर स्फेरिकल आर्क c इंटू टी रेडियस का खींचा गया, ए पॉइंट को सेंटर पर मान करके, जो कि वेव फ्रंट पर सिचुएटेड है। यह हाइगन्स प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट में। तो वेव फ्रंट की नई स्थिति मालूम करने के लिए ए पॉइंट को सेंटर पर सिचुएटेड मान करके c इंटू टी रेडियस का एक सर्कुलर आर्क खींचा गया, सर्कुलर स्फेरिकल सरफेस खींचा गया, और इस स्फेरिकल सरफेस पर ए डैश से टेंजेंट ड्रॉन किया गया, इन्वेलप ड्रॉन किया गया। तो ए डैश बी डैश जो टेंजेंट इन्वेलप ऑब्टेन हुआ, यह सभी जितने भी वेव्स होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे ए तथा ए डैश पॉइंट्स के बीच, अदर पॉइंट से भी, वे सभी उस ए डैश बी डैश को जाकर के टच करेंगे। तो इसलिए ए डैश बी डैश जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ए तथा ए डैश पॉइंट के बीच में ये ए डैश बी डैश को टच करेगा, वह सभी के लिए ए डैश बी डैश एक न्यू वेव फ्रंट होगा, जिसे रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कहेंगे। तो ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, दैट इज न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। इस प्रकार हाइजेंस प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट को भी एक्सप्लेन किया गया उस आधार पर। तो नाउ बी ए डैश इजकल टू ए बी इजकल टू सी टी, इक्वेशन नंबर 1, एंड ए डैश कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। यहाँ देखिए दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसलिए कि जो वेव फ्रंट होता है, इंसिडेंट रे वेव फ्रंट पे के परपेंडिकुलर होता है। इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट रे, ये आपका ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर हुआ। उसी ढंग से यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग जो वेव फ्रंट है, वह भी यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट भी इस वेव फ्रंट पर नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए ये एंगल 90 और यहाँ भी एंगल 90। तो इस प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया दोनों, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अब ए डैश, यहाँ तो बी ए डैश इजकल टू ए बी डैश इजकल टू सी टी हो गया। अब ए डैश इजकल टू ए डैश कॉमन है, और ये कोण ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए डैश दोनों 90 होगा, इसलिए कि इंसिडेंट लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो उस सिचुएशन में ना वो ए डैश कॉमन है, और एंगल ए बी ए डैश जो 90 होगा, ए बी ए डैश इजकल टू ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, या ए बी डैश ए डैश बी डैश ए इजकल टू 90 डिग्री, इस आधार पर कि इंसिडेंट लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दिस इज इक्वेशन 2, एंड ऑल्सो वी हैव ए डैश इजकल टू ए डैश कॉमन है दोनों में, ए डैश इजकल टू ए डैश कॉमन है, ए डैश कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। इस प्रकार साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा या सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर तो उस सिचुएशन में ये एंगल आई, दैट इज बी ए डैश इजकल टू बी डैश ए, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ड्रॉन किया गया है पॉइंट ए पर, और ये इंसिडेंट लाइट का है। तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, स्मॉल आई। और उस सिचुएशन में ये बगल वाला यहाँ 90 माइनस आई, तो ये यहाँ 90 माइनस आई, तो इसमें आई जोड़ेंगे, आई ये एंगल आई हो जाएगा, तब जा करके टोटल एंगल 90 हो जाएगा। और यहाँ भी ये नॉर्मल ड्रॉन की यहाँ पर ए डैश पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से भी ए डैश पर जो बी पॉइंट जब पहुँचेगा टी टाइम के बाद, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का बी पॉइंट जब टच करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जेड डैश को टी टाइम के बाद ए डैश पर, तो यहाँ से भी एक सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा, वेवलेट प्रोड्यूस होकर के ट्रेवल करेगा। तो इस पोजीशन से यहाँ से ये आपका सेकेंडरी वेवलेट जो रिफ्लेक्टिंग वेवलेट होगा, सेकेंडरी वेवलेट, उसका डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का। तो यहाँ नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड वेव उसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, स्मॉल आर। तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस आर है यहाँ, तो ये ज्योमेट्री से तो ये आर होगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ कि एंगल बी ए डैश जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर साइड एंगल साइड से एस साइड ए बी ए डैश इजकल टू ए बी डैश इजकल टू सी टी, ए बी डैश एंगल ए बी ए डैश इजकल टू एंगल ए डैश बी डैश ए, दोनों 90 है यहाँ दिखाया गया है इस प्रॉपर्टी पर कि वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के नॉर्मल होता है, और दोनों ट्रायंगल में ए डैश इजकल टू ए डैश कॉमन है। तो देयरफॉर वी हैव बोथ ट्रायंगल्स ए बी ए डैश ट्रायंगल्स ए बी ए डैश एंड
angle A dash B dash A are congruent or similar, congruent और सिमिलर। जब सिमिलर होंगे, कन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसलिए देयरफॉर एंगल बी ए डैश, एंगल बी ए डैश इजकल टू बी ए डैश इजकल टू एंगल बी डैश ए, एंगल बी डैश ए, दैट इज आई इजकल टू एंगल आई, ज्योमेट्री से हुआ ये आर, अभी मैंने बतलाया, एंगल आई इजकल टू आर, और दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ, दिस इज I is equal to R is angle of incidence is equal to angle of reflection, and this is second law of reflection. Now for the verification of first law of reflection, because we have already obtained second law of reflection, that is I is equal to R, angle of incidence is equal to angle of reflection. That is second law of reflection is explained on the basis of Huygens principle. Now to explain first law of reflection, we have incident wave front AB and reflected wave front A dash B dash, which is the new position of the wave front, and reflecting surface ZZ dash, all lie in the same plane. That plane is here in this case plane of board, but in your case it is plane of paper. क्योंकि आपने डायग्राम को स्केच किया होगा, आप स्केच करेंगे प्लेन ऑफ पेपर पर, तो इसलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, एंड the reflecting surface Z dash all lie in the same plane, that is plane of paper, that is in one plane, that is same plane of paper. Therefore incident wave front is produced by the incident wave, therefore incident light, reflected wave front is produced by the reflected light AB dash, and from here A dash another reflected wavelets producing from A dash. Therefore incident ray, incident light, reflected light, and normal drawn to the point of incident, here A and A dash पर जो normal drawn किया गया है, imaginary line, imaginary vertical line, तो that all will lie in the same plane, that is plane of paper. So write down incident wave front for to explain first law of reflection. Now incident wave front AB, incident wave front AB, reflected wave front AB, A dash B dash, reflected wave front A dash B dash, and the reflecting surface Z dash, the reflecting surface Z dash lie in one plane, and that plane is plane of paper, lie in one plane, सभी एक ही प्लेन में है जो कि प्लेन ऑफ पेपर है। यहाँ प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन कागज़ पर जब स्पेस आप करेंगे तो यहाँ तो बोर्ड पर मैंने बनाया है, तो इसलिए प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन प्लेन ऑफ पेपर होगा। प्लेन पर स्केच करना, पेपर पर स्केच करने पर लाइन वन प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज प्लेन ऑफ पेपर। देयरफॉर अब इंसिडेंट वेव फ्रंट किससे ऑब्टेन हुआ है? इंसिडेंट लाइट से, वेव से। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट किससे प्रोड्यूस हुआ है? रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश प्रोड्यूस हुआ है रिफ्लेक्टेड लाइट वेव से, वेवलेट से। सो हेंस देयरफॉर इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे चाहे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल
and normal will be lie in the same plane, that is plane of paper, will be lie in the same plane, and that plane is plane of paper. And this is the this is the first law of reflection. That means first law of reflection is also explained on the basis of Huygens principle, plane of paper. And it is second law of first law of reflection. It is first law of reflection. That is first law of reflection is explained. That is first law of reflection is explained. Reflection is explained. That is first law of reflection. First law of reflection is explained. Is explained. Now, laws of explanation of laws of reflection on the basis of Huygens principle. For this, suppose an incident wavefront AB travels with the speed v1 in medium 1 of refractive index n1. Its point A touches the refracting surface PQ initially at t is equal to 0, while its point B, that is point B of the incident wavefront AB, will touch the refracting surface or boundary surface separating two media, medium 1 and medium 2, after time t. Therefore, BA dash is equal to a speed into time, that is v1 into t. Huygens प्रिंसिपल के हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज किया जाता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी मीडियम 1 में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट का पॉइंट ए इनिशियली प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर PQ सरफेस को, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है सेपरेटिंग टू मीडिया, medium 1 and medium 2 of refractive indices n1 and n2 रेस्पेक्टिवली. लेकिन इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का ए बी पॉइंट टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, it will touch the boundary surface PQ. जब AB इंसिडेंट वेव फ्रंट AB completely रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ और बाउंड्री सरफेस PQ को टच कर लेता है, तो इसके बाउंड्री सरफेस के A तथा A डैश पॉइंट्स के बीच जितने भी पॉइंट्स होगा, वे सभी सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे. वो सभी सेकेंडरी सोर्स होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स. तो बाउंड्री सरफेस के ए तथा ए डैश पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इसको टच कर लेगा कंप्लीटली, तो वे सेकेंडरी सोर्स, इसके ए एंड ए डैश के बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे सेकेंडरी सोर्स होंगे, और वे सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अब सेकेंड मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करेगा. सबसे पहले ए पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट v2 स्पीड से मीडियम 2 में
ट्रेवल करेगा और जितने टाइम में इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का बी पॉइंट मीडियम 1 में बाउंड्री सरफेस को टच करेगा ए डैश पॉइंट पर, कवरिंग डिस्टेंस v1t, ये बी ए डैश डिस्टेंस होगा v1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक उतने ही टाइम में ए पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स v2 स्पीड से मीडियम 2 में ट्रेवल करेगा और ए बी डैश डिस्टेंस कवर कर पहुंचेगा बी सेकेंड मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, v2 स्पीड से ट्रेवल करके बी डैश पर पहुंचेगा। तो इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v2 इंटू टी। ए पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया, इमेजनरी लाइन सपोज किया गया। तो इंसिडेंट रे ये नंबर 1 लाइट वेव है, ये नंबर 2 लाइट वेव हाइगन्स प्रिंसिपल से के अनुसार लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करता है। लाइट रे है लेकिन वेव के रूप में ये ट्रेवल करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई है, ये बगल में 90 माइनस आई होगा। तो ज्योमेट्री से भी आई, क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस आई, देयरफॉर ये एंगल बी ए डैश इक्वल टू आई। और इधर अब जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट बी ए डैश को टच कर लेगा बाउंड्री सरफेस पी क्यू को, तो अब ए डैश से भी सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होकर के आगे ट्रेवल करेगा सेकेंड मीडियम 2 में स्पीड v2 से। तो यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल यहाँ भी सपोज किए हैं, यहाँ ड्रॉन किए हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लाइट रे का पॉइंट ऑफ ये इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये पॉइंट, यहाँ नॉर्मल ड्रॉन किए तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया स्मॉल आर। तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी यहाँ, ये एंगल भी स्मॉल आर होगा और ये 90 माइनस आर ये। तो इस प्रकार आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये दोनों ट्रेंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट लाइट रे के नॉर्मल होता है, या लाइट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के नॉर्मल होती है। तो यहाँ भी 90 और यहाँ ए डैश बी डैश ये इन्वेलप है, टेंजेंट है, जिसको ए डैश पॉइंट से ड्रॉन किया गया है बी डैश पर। ये स्फेरिकल सरफेस है। टाइम टी के बाद जब सेकेंडरी वेवलेट ए पॉइंट से प्रोड्यूस होकर के बी डैश पर पहुंच जाता है v2 टी डिस्टेंस कवर कर, तो अब वेव फ्रंट का नया पोजीशन मालूम करने के लिए टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, ड्रॉन ए स्फेरिकल सरफेस टेकिंग ए एज सेंटर ऑफ रेडियस v2 इंटू टी। ए को सेंटर पर स्थित मान करके v2 टी रेडियस का एक स्फेरिकल आर्क खींचा जाएगा, जो खींचा गया है, तथा ए डैश पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉन कर दिए हैं। यहाँ टेंजेंट ड्रॉन किया गया ए डैश पॉइंट से। तो ए डैश बी डैश इस स्फेरिकल सरफेस पर जो टेंजेंट है, यह उन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा जो ए तथा ए डैश पॉइंट्स के बीच स्थित सेकेंडरी सोर्सेज से प्रोड्यूस होंगे जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इसको टच करेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करेगा तब। तो ए डैश बी डैश जो टेंजेंट है ए डैश पॉइंट से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए डैश से स्फेरिकल सरफेस बी डैश के सरफेस पर, जिसको ए को सेंटर मान करके ए बी डैश इक्वल टू v2 टी रेडियस का स्फेरिकल आर्क खींचा गया है। तो उस स्फेरिकल आर्क पर ए डैश पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, तो यह टेंजेंट ए डैश बी डैश टी टाइम के बाद वेव फ्रंट के न्यू पोजीशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इसलिए ए डैश बी डैश उन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पी क्यू के ए तथा ए डैश पॉइंट्स के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं
जितने भी सेकेंडरी सोर्सेस हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स का ए डैश बी डैश, सभी सेकेंडरी वेवलेट्स ए तथा ए डैश के बीच में जो प्रोड्यूस होंगे वह ए डैश बी डैश को टच करेंगे। देयरफॉर उन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होगा। हाइगन का जो प्रिंसिपल है उसके सेकेंड पार्ट के अनुसार। इस प्रकार हाइगन प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमने रिफ्लेक्शन की घटना को इसमें फिगर 2 में एक्सप्लेन किया। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्टेन करना है। सेंस लॉ, सेकेंड लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, एंड फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल डाउन टू द प्लेन and normal down to the point of incidence all lie in the same plane। तो इसे एक्सप्लेन करना है, दोनों रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को हमें एक्सप्लेन करना है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके तो यहाँ डायग्राम को एक्सप्लेन मैंने किया। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑब्टेन करते हैं, तो इसके लिए ये ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल, इस आधार पर कि इंसिडेंट लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट यहाँ भी, और यहाँ ए डैश बी डैश भी वेव फ्रंट है, जो कि यहाँ जो रिफ्लेक्टेड लाइट इस पर होगा, इस वेव फ्रंट पर ए डैश बी डैश पर रिफ्लेक्टेड लाइट ए बी डैश जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स है वह परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 90 होगा, और फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ जो एंगल फॉर्म किया है जो सेकेंडरी वेवलेट के साथ, वो भी एंगल भी 90 डिग्री है। तो नाउ इन साइन इन द राइट एंगल ट्रेंगल ए बी ए डैश एंड देन फॉलोड बाय ए बी डैश ए डैश। in the right angle triangle ABA dash, because angle ABA dash is 90 degree, ABA dash we have, अब इसमें हम साइन आई मालूम कर लें जिससे कि स्नेल लॉ ऑब्टेन हो सके। साइन आई परपेंडिकुलर बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनस ए डैश, साइन आई सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनस ए डैश, साइन आई इक्वल्स टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। बी ए डैश इज V1t, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट बी ऑफ द वेव फ्रंट after in touching point A dash when it touches the point A dash of the boundary surface, reflecting surface. B A dash is V1 into T upon A dash. This is equation 1 in Roman. Now in the other triangle A B dash A dash, in the other right angle triangle, now in triangle, in the right angle triangle, another right angle triangle A B dash A dash, in triangle A B dash A dash we have sin R, एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री से ये R है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कौन एंगल, तो ये भी R हो जाएगा। साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डैश हो जाएगा हाइपोटेनस ए डैश, ए बी डैश upon A dash, AB dash is V2t, because secondary wavelets producing from point A when incident wave front AB touches the reflecting surface completely, then secondary wavelets producing from point A travels with a speed V2 to reach point B dash in time t, that is AB dash distance is V2t upon A dash. This is equation number 2. Now dividing 1 by 2 we get
साइन आई साइन आर V1t अपॉन A डैश V2t अपॉन A डैश कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, V1 बाई V2 इक्वल्स टू N2 बाई N1 दैट इज साइन आई बाई साइन आर, therefore sin I by sin R is equal to N2 by N1. This is equation 2, which is second law of refraction. It is also called Snell's law. It is second law of refraction. It is second law of refraction or Snell's law. That is second law of refraction. We obtain second law of refraction. It is also called Snell's law. Thus, we obtain Snell's law, that is second law of refraction, using Huygens principle. Here, V1 refractive index N is equal to होता है C upon B, speed of light in vacuum by speed of light in speed of light in air or vacuum or speed of light in a medium. So N is equal to C by V. Therefore V is equal to C upon N. Therefore V1 हम लिख सकते हैं, V1 we can write it C upon N1 and V2 we can write C upon N2. Therefore V1 by V2 C upon N1 upon C upon N2. Therefore V1 बाई V2 इक्वल टू N2 ऊपर चला जाएगा और N1 नीचे। तो इस ढंग से हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करके N इक्वल टू C अपॉन V, यहाँ V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, माने वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से रिलेशन V1 बाई V2 इक्वल टू C बाई N1 अपॉन C बाई N2 डेट इज N2 बाई N1। तो इससे हमको स्नेल्स लॉ ऑब्टेन हो गया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1, विच इज दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। और फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन करने के लिए फिर उसी ढंग से इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट A डैश B डैश एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ all lie in the same plane, that is plane of paper. Therefore incident light, refracted light and normal drawn to the point of incidence, that is at point A and A dash, will all lie in that plane, that is in the same plane, that is plane of paper, and this is second law of refraction. Thus this is first law of refraction. Second law is Snell's law, which is already obtained here using Huygens principle. तो इस ढंग से रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट A डैश B डैश and normal drawn to the point of incidence, that is at point A and A dash, or incident wave front AB, refracted wave front A dash B dash and PQ, refracting surface PQ, all lie in one plane, and that plane is here plane of board, but on paper it is in plane of paper. Therefore इंसिडेंट वेव फ्रंट किससे प्रोड्यूस हुआ है? इंसिडेंट लाइट से। रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट किससे प्रोड्यूस हुआ है? तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो सेकेंडरी वेवलेट है उसके कारण। और नॉर्मल किस पर डाउन किया गया है? तो सरफेस पर, PQ पर। तो इसलिए इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल वह भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट A डैश B डैश है एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ है। तो इस ढंग से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया। और सेकेंड लॉ तो पहले ही साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। इसी के साथ ये पार्ट 2 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।